is the very first class of CSEET November 2024 and फिर वही बात, जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। क्या सोच के तुमने कोर्स ज्वाइन किया है और अब ज्वाइन कर ही लिया तो अब किस बात का डरना, है ना। तो अब आप जलेबी की तरह उलझोगे तो अब आपको क्या लेना है, रस में डूब के मजे भी लेने हैं। चलिए खैर, बहुत ही खूबसूरती से शुरुआत करते हैं CSEET नवंबर 2024 की। और आप क्लास 12 के बाद फाइनली यू डिसाइडेड यू एंटर इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स। ड्यूरेशन नोबडी नोस, बट स्टिल कुछ करना है, कुछ हटके जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है, होगा क्या डोंट नो, लेकिन हमारे मेन काम होना चाहिए कि हमें बड़ा सोच, हमारी बड़ी सोच, बड़ी अप्रोच और बड़ा हार्डवर्क। अगर हम इस चीज पे बिलीव करते हैं तो हमारी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होती है। जब तक हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा बनेंगे ही नहीं। आर यू गुड पॉइंट। चलिए, तो सभी बच्चे क्लास 12 पास करके ज्वाइन किए हैं। यस मैम, रिजल्ट का वेट था इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गए। हमने मई अटेम्प्ट भी निकाल दिया, हमने जुलाई भी निकाल दिया। फाइनली डिसाइडेड गिवन नवंबर 2024 और ये 2 अटेम्प्ट हमने इस वजह से निकाले मैम क्योंकि नवंबर 1 शॉट पास करना है। राइट रॉन्ग, क्या यही बात है मैम। फाइनली डिसाइड किया और अब हम बिल्कुल पक्के होके यहाँ आए हैं और अब तो हम GCS बन के ही निकलेंगे, कसम खा ली हमने। ओके, बहुत अच्छे। इनिशियल स्टेज में जो पहली क्लासेस आपकी होंगी, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। पहले हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमारी पहचान है। यू नो, कंपनी सेक्रेटरी की जो पहचान होती है वो होती है कंपनी लॉ से। In future, when you qualify CS and become a qualified company secretary, आपकी जो मेन पहचान जो होगी वो होगी किस नाम से, वो होगी कंपनी सेक्रेटरी। इट मीन्स आपको देखा जाएगा कि बिकम एक्सपर्ट इन अ कॉर्पोरेट लॉज। एक्सपर्टाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखेंगे कि भाई साहब ये जो है एक्सपर्ट है कॉर्पोरेट लॉज के। तो इसीलिए बच्चों हमें इस सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ना है, इसी थीम के साथ जाना है कि आपको फ्यूचर में इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है ये CSEET में तो शुरुआत होती है, एग्जीक्यूटिव में लॉ ही लॉ है और फाइनल में भी लॉ ही लॉ है। तो आपको इस सब्जेक्ट से हो जाना चाहिए बहुत लगाव, बहुत प्यार। मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझा सकूं और बहुत ईमानदारी से आपके साथ वर्कआउट कर सकूं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा पहली स्टार्टिंग 2 से 3 क्लासेस सिर्फ हम बेसिक समझेंगे कि कंपनी लॉ का बेसिक क्या है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, सामने लिखा हुआ है कंपनी लॉ। पहले हम चर्चा करेंगे कंपनी लॉ, तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। कानून होता क्या है, लॉ किसे बोलते हैं, लॉ क्या होता है। और ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, जो नॉर्मल आपके ग्रेजुएशन है या अदर कोर्सेज हैं उसमें और इस कोर्स में एक बड़ा अंतर ये है, बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के बुखार हो जाता है, अब बुखार होने के बाद वो डॉक्टर के जाता है। अब डॉक्टर 2 तरीके के, एक MBBS है और एक जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिस कर ली, किसी के पास रहे वहां से एक्सपीरियंस ले लिया, मतलब उनके पास थ्योरी नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल सीखा है। जब हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूंगी, बहुत सारे दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वही ठीक करते हैं, हर कोई MBBS अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूं। जब ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी क्या हुआ, कि जी मुझे बुखार हो रहा है। ये बुखार हो रहा है कि हाँ जी, तो आ जाए इधर। तो वो जो अपने अंदाजे से दवाई देते हैं, एक लाल, हरी, नीली, पीली, काली, अब 4-5 गोली दे दी, उसमें से एक एंटीबायोटिक भी दे दी। अब उन्होंने तुक्के से दवाई दे दी, भाई सब कुछ भी होगा, मतलब अंदाजे से उन्होंने 5-6 दवाई दे दी, कहीं ना कहीं तो असर करेगी और ठीक भी हो जाते हैं। और ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो सीधा एंटीबायोटिक लगा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं उस डॉक्टर के पास गया तो मुझे एक इंजेक्शन में सही कर दिया। वही एक इंजेक्शन जो था डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक, तो वो जल्दी असर करती है। खैर, अब हम एक प्रोफेशनल की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास बात करते हैं। जब हम MBBS के पास जाते हैं, MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे जाके क्या होता है कि वो हमें पूछता है क्या हुआ और आपको मैक्सिमम 1 या 2 टैबलेट देते हैं, 1 या 2 टैबलेट, ज्यादा दवाई का पिटारा नहीं देते। दोनों डॉक्टर के बीच में क्या अंतर है, बस मुझे ये बताइए। एक डॉक्टर ऐसा है जो 4-5 दवाई दे रहा है, एक डॉक्टर ऐसा है जो बस 1 ही टैबलेट दे रहा है। कई बार तो डाउट हो जाता है भाई साहब,
अरे एक टैबलेट दिए, क्या इसका कोई असर होगा भी या नहीं, मुझे इससे मेरे ऊपर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, ये भी डाउट हो जाता है। लेकिन एक ही दवाई सही कर देती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पढ़ाई को मुश्किल मत करो, पढ़ाई को आसान करो ताकि हर बच्चा समझ सके। ओके, बस। तो अब कौन सा डॉक्टर बनना है? तुक्के वाला डॉक्टर बनना है या प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है? प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है। तो जो प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं तो उसमें जो है एक अंतर रहता है। प्रोफेशनल्स को ये भी पता होता है कि ये क्या है, ये, और दूसरा ये भी पता होता है ये क्यों है। क्या बोला मैंने? ये क्यों है, क्या के साथ, क्या इज गिवन इन योर बुक एंड क्यों हमें सिखाना है। इसीलिए आप हमारे पास आते हैं। क्या लिखा हुआ है दैट इज मेंशन इन द बुक, बट वो क्यों है ये हम आपको सिखाएंगे। इसीलिए आपको यहां पे इस सब्जेक्ट से आपको बहुत ज्यादा लगाव होना चाहिए और चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही है आपकी आधारशिला, यही है आपका बेस, यही है आपका फाउंडेशन, जिस पे चलकर अगर ये मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो आगे चल के आप बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। तो हम शुरुआत करेंगे जीरो बेसिक से, क्योंकि आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, कल भी मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, परसों भी मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। चैप्टर पढ़ाने लायक आपको बनाऊंगी, क्योंकि अभी आप कोरे कागज हो। अब मुद्दा ये उठता है कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? आज तक आपने सुना होगा ये कानून, वो कानून, ऐसे कानून, वैसे कानून। वैसे 18 साल की उम्र से पहले कानून पढ़ाया भी नहीं जाता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जवाब सब मेरे पास है। इसलिए क्योंकि कानून को पढ़ने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। इसीलिए आपने अपने कोर्स करिकुलम में देखा होगा, थोड़ा बहुत कहीं कंज्यूमर एक्ट होगा, वो एक अलग चीज है। थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया आपने कंज्यूमर एक्ट, वो एक अलग चीज है। क्लास 12th में शायद आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा भाई और बहनों, तुम्हें कहीं भी कानून की पढ़ाई नहीं कराई जाती। क्या तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा? क्या तुमने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, ये तमाम चीजें पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, लेकिन आपको कानून नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि कानून पढ़ाने के लिए कानून को पढ़ने की समझ होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? समझ होना, और वो एक मैच्योरिटी पे ही आती है। तो ऐसा माना जाता है कि मैच्योरिटी के बाद ही, 17-18 साल की उम्र के बाद ही आप कानून को पढ़ने की और कानून को समझने की समझ रखते हो। बहुत सारे बच्चे सीएस ज्वाइन करते हैं। मैम, मैंने पूछा बेटा सीएस ज्वाइन क्यों किया? कि मैम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि सीए तो मुझसे होगा नहीं, तो मैंने सोचा सीएस कर लेता हूं। मैंने कहा जी सीए क्यों नहीं होगा? कि मैम जी उसके अंदर तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैंने कहा सीएस बिल्कुल थ्योरी है, यहां बिल्कुल आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल देना। मैं ये नहीं कह रही सीए कोर्स आसान है या सीए कोर्स बेकार है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अगर आप ये सोच के सीएस में आ रहे हो कि सीए नहीं होगा सीएस हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप सोच रहे भाई साहब कि भैया मुझसे सीए तो होगा नहीं, क्योंकि मुझसे प्रैक्टिकल होता नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूं सीएस। सीएस भी नहीं होगा। मेरी बात ध्यान रखना, जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आपके, ये 3 से 4 साल अगर तुमने दुनियादारी भूलकर और इसमें समा गए, इसको पढ़ लिया, तो बाकी के 40 साल या 50 साल जो भी बचे हुए हैं, वो 50 साल मजे के कटेंगे। अगर ये 3 साल खराब कर दिए, तो बाकी के 50 साल खराब कटेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत रिग्रेट होता है, बहुत अफसोस होता है कि हमने भी सीएस ज्वाइन किया था। मैं कह रही हूं कसम खा लो कि अगर ज्वाइन किया तो इसे पूरा करना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वट एवर बी द सिचुएशन, मुझे करना है तो करना है। इट मीन्स, आज से पहले फिर से वही पॉइंट पे आते हैं, व्हाट डू मीन बाय लॉ? लॉ का मीनिंग क्या होता है? लॉ किसे बोलते हैं? क्या सुना है आपने कानून के बारे में? राजा अकबर के बारे में सुना है? राजा अकबर के बारे में सुना है? क्या सुना है राजा अकबर के बारे में? भगवान श्री राम के बारे में सुना है? कोई भी किसी भी राजा की कहानी उठा लीजिए, राजा का मेन उद्देश्य क्या होता है? अब अच्छा राजा किसे बोलते हैं? कि भाई बहुत अच्छे राजा थे, वो बहुत अच्छे राजा थे। जिसकी प्रजा खुश, वो राजा अच्छा। जो प्रजा की रक्षा करता है, वो राजा अच्छा। जो प्रजा में शांति बना के रखता है, वो राजा अच्छा। जिस प्रजा में कानून व्यवस्था अच्छी होती है, वो राजा अच्छा। यस और नो? तो इट मीन्स अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स
एंड रेगुलेशंस। मैंने क्या बोला भाई और बहनों? मैंने कहा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो कानून है इसका मतलब है नियम, और बिना नियम के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। जिसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता उसकी लाइफ बड़ी कठिन होती है। जिसकी लाइफ में हार्ड डिसिप्लिन होते हैं उसके जीवन आसान होता है। तो हमने क्या कहा, व्हाट डू मीन बाय लॉ? लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमने कहा अच्छा जी, तो अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। ये बताओ भाई और बहनों कि मीनिंग तो हमें समझ में आया, सेट है किसका? रूल्स एंड रेगुलेशंस का। परंतु ये क्यों बनाया जाता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन? सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। क्या बोला मैंने? सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। अब मुद्दा ये उठता है, एक तो सोसाइटी को रेगुलेट करना है, दूसरा भैया रेड लाइट क्यों होती है? रेड लाइट पे सब क्यों रुकते हैं? एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक रुक रहा है, एक पार्टी एक तरफ से एक साइड जा रही है, एक साइड रुक रही है। क्यों होता है? क्योंकि अगर सबको खोल दे तो ना कोई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएगा। वो उसके धक्का मार रहा है, उसके धक्का मार रहा है, देखा भी होगा आपने कई बार। तो कानून होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कानून से क्या होता है? डिसिप्लिन बनता है। कहां पर? सोसाइटी में। कानून से जो है भाई और बहनों, ये दिल्ली, मुंबई, आगरा लाइव में जो बच्चे हैं रिप्लाई करते रहे, हाय हेलो हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, मैम वही हड्डी वही खा ले। अच्छा ठीक है, तो सुनिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? टू रेगुलेट सोसाइटी एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। और आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मिस्टर ए को सुबह सुबह सी बातें बोलनी पड़ रही है, टचवुड। मिस्टर ए को गोली मार दी, बी ने गोली मार दिया, मर्डर कर दिया, सुबह सुबह मर्डर कर दिया। अब ये बताइए, मिस्टर ए ने जब बी को गोली मारी, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि बी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बी के घर वालों को दुख होगा कि नहीं होगा? क्या वो बदले की भावना होगी नहीं होगी कि भाई अब खून के बदले खून होगा? अगर ऐसा होगा, वो भी उसे मारेंगे, तो क्या डिसिप्लिन हो पाएगा? तो कई बार आपने सुना होगा न्यूज में कि हमें जो है, हम इसके खिलाफ केस करेंगे। हम कहेंगे कि मिस्टर ए, अब तो तुझे जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि हम उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे, बी के घर वाले, और क्या कहेंगे जब इंटरव्यू लिया जाएगा? जैसे इंटरव्यू लेने वाले आते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? हमें अपनी कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। कैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना कि हमें अपनी कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा, दो तरीके के भगवान होते हैं, एक तो होता है ऊपर वाला भगवान, एक होता है नीचे वाला भगवान। आपने अगर जिंदगी में कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी है तो कोर्ट में कैसे बोला जाता है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऐसे बोलते नहीं है कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड? बोलते कि नहीं बोलते? माय लॉर्ड मींस व्हाट? भाई माय लॉर्ड है वो जो बैठे हैं ना वहां पे कोर्ट में, उनके पास पावर्स होती हैं। अलग अलग कोर्ट के पास अलग अलग पावर। अगर हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें, तो वो जिसे चाहे उसे टांग सकते हैं ऊपर। जुडिशियल किलिंग, पत्ता साफ, अगला माफ पिछला साफ, चल भाई हट, कट ले, कर दिया काम, फांसी की सजा सुना दी, अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब भगवान दो तरीके के होते हैं, एक ऊपर वाले भगवान और एक नीचे वाले भगवान। तो यहां पे न्याय की गुहार कौन से वाले भगवान से लगाई जा रही है? नीचे वाले भगवान, फॉर जस्टिस। कानून होगा, कानून का मेन उद्देश्य है सोसाइटी को रेगुलेट करना, कानून का मेन उद्देश्य है सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करना, कानून का मेन काम है जिसके साथ गलत होगा उसको न्याय दिया जाएगा, फॉर जस्टिस। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यहां तक चीजें क्लियर है? अभी भी यू आर नॉट अनेबल टू स्टार्ट द चैप्टर, अभी आप चैप्टर पढ़ने लायक हो ही नहीं। अभी सुनो जरा, अब हम बात करते हैं भाई और बहनों, ये सोसाइटी है, ओके चलिए, ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी, मैम ये तो गोल अंडा है, नहीं, ये सोसाइटी है भैया जी, ये सोसाइटी है। और इस सोसाइटी में भैया जी आप सुनिए, क्या कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या कंपनी को चलाना पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस करना है। तो कंपनी को चलाने के लिए कौन से कानून की जरूरत पड़ेगी? जरा बताना मुझे, कंपनी को चलाने के लिए कौन से कानून की जरूरत पड़ेगी? कंपनी लॉ, यस और नो? आगे लाइन पे आ गए 10 मिनट के अंदर ही। आगे सुनो,
अब यहाँ पे हमने कहा जी यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, फैक्ट्रीज भी चलेंगी, तो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉ, यस और नो। और अगर लेबर काम करेगी तो लेबर को रेगुलेट करने के लिए लेबर लॉ। लो जी इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, पैसे वसूल। इट मींस लेबर को रेगुलेट करने के लिए लेबर लॉ। हमारी इकोनॉमी होगी, हम विदेश जाएंगे, पैसा लेंगे, बिजनेस करेंगे, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक लॉ। कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए कमर्शियल लॉ। बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, क्या बात समझ में आ गई? इट मींस जिस सेगमेंट को हम रेगुलेट करना चाहते हैं, क्राइम को रेगुलेट करने के लिए, ये तुमने पता क्या किया? अब फिर दोबारा से मैं बोलूंगी, जरा फिर से समझना, जल्दी जल्दी बोलना। अब हम एक गेम को खेलेंगे, चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, तोता उड़ तोता उड़, मैना उड़ मैना उड़, ठीक है? चलो जी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, लेबर को रेगुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, क्राइम को रेगुलेट करने के लिए। बस भैंस उड़ा दी तुमने, उड़ा दी। क्योंकि भाई साहब क्राइम को रेगुलेट करोगे आप, हाँ, क्राइम को स्टॉप करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए, क्राइम को भी रेगुलेट करोगे। जा बेटा जब मार क्या तू, क्राइम को रेगुलेट किया, क्राइम को स्टॉप करने के लिए। और अगर कोई क्राइम करे तो उसे सजा दिलवाने के लिए क्रिमिनल लॉ होता है, जो कि 1 जुलाई 2024 से बदल चुका है हमारे देश का। नए 3 कानून आए हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। 3 नए कानून आए हैं, एक सीआरपीसी, एक आईपीसी एविडेंस, तीनों चेंज हो चुके हैं। अभी तक जो हम नाम सुनते थे ना, इंग्लिश नाम थे, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, है ना? सीपीसी तो खैर चेंज नहीं हुआ, इंडियन एविडेंस। अभी तक जितने भी नाम है इंग्लिश में आते हैं, ठीक है? अब के बार हिंदी में भाई सब बताओ क्यों? भारतीय दंड संहिता, पुराना था वो, अब है नहीं, चला गया इस दुनिया से। बताइए जल्दी से, हमारे जितने लॉज हैं वो इंग्लिश में क्यों है? उनके नाम सीआरपीसी, सीपीसी, आईपी। हम इंडियन है फिर भी हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैम बचपन से यही सिखाया जाता है, छोटा बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं मैंगो मैंगो मैंगो, है ना? घर पे कई बार उसके दादा दादी बोलते आम आम आम, वो 3 साल का हो जाता है, आम आम सुनते हुए स्कूल में जाता है, मैम बोलती दिस इज मैंगो एक्चुअली। बच्चा कंफ्यूज, भाई ये कल तक तो आम था, आज मैंगो कैसे हो गया? तो ये हमारे देश में है दिक्कत। तो हमारे यहाँ पे सारे लॉज जो है वो इंग्लिश में, इंग्लिश में बहुत जोर है, इंग्लिश में बचपन से बहुत जोर रहता है। जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं उसे 2 मिनट ऐसे देखते हैं, वाह यार वाह क्या इंग्लिश बोली, चाहे उसे कुछ ना आता हो, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है जहां पे बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जाती है। भाई मैडम कितने पैसे ले लो, बच्चों को इंग्लिश बोलने सिखा दो, यस और नो। लेकिन खाली इंग्लिश से कुछ नहीं होता, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बेसिकली, यस और नो। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेट थिंग्स टू अदर्स एंड इट इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। यस आई नो, इंग्लिश हमें आना जरूरी है, खाली इंग्लिश से कुछ नहीं काम चलता भाई, हिंदी भी पता होनी चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, बड़ा आम सा क्वेश्चन है, हमारे देश के जो कानून है वो सारे इंग्लिश में क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड ऑल दैट। रीजन समझिए क्यों का आंसर लेने आए हो आप यहाँ पे। क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट लॉज जो है वो कॉपीड है, और हमने इंग्लैंड से कॉपी कर रखे हैं। क्या क्या कॉपी नहीं किया हमने? हमारे देश के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है, मार्च से स्टार्ट होती है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। जून में तो मरने जैसी हालत हो जाती है। अगर सड़क पे कोई लड़की हील्स पहन के चलती है तो नीचे की हील गायब हो जाती है, जमीन में दस गई भाई गर्मी से, यस और नो। इट मींस इसके बावजूद भी ब्लैक कलर क्यों पहना जाता है? ब्लैक कोट्स पहनते हैं ना एडवोकेट्स, आपने देखा होगा जब हियरिंग्स के लिए जाते हैं, पर क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में काले रंग का कोट पहना जाता है, तो हमने कहा जी हम तो सब कुछ कॉपी करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम कानून कॉपी करेंगे, हम ड्रेस कॉपी करेंगे। लेकिन अब पहली बार हिंदुस्तान में 3 कानून ऐसे हैं जो हिंदी में आए हैं। देख के मन खुश हो गया, मन खुश हो गया, चलो यार कुछ तो ऐसा है जो हमारा अपना है, ओरिजिनल है, यस और नो। तो अभी 3 एक्ट हमारे आए हैं, वो मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हो चुके हैं तो आपको अपडेट होना जरूरी है। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमने कहा जी कंपनी लॉ तो अभी हम पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले क्या स्टेप हुआ? लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? जल्दी बताइए। सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी एंड फॉर जस्टिस। अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। हमने कहा भैया जी ये बताइए, जैसे कि हम बात करते हैं ये कानून बनता कैसे है? व्हाट इज द जर्नी ऑफ एक्ट?
एक्ट की क्या मतलब, लॉ की जर्नी क्या रहती है, ये तो सिर्फ हमने लॉ का मीनिंग समझा। अगर हम बात करें कि ये लॉ जो है, ये एक्ट जो है, अब दो बातें आ जाएंगी यहाँ पे पिक्चर में। एक मैं बोलूंगी कंपनी लॉ और एक मैं बोलूंगी कंपनी एक्ट। क्या बताया जरा बताना, कंपनी लॉ एंड कंपनी एक्ट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनी एक्ट। लेकिन उससे पहले हम अपने सिलेबस से रूबरू हो जाते हैं कि हमारा टोटल क्या सिलेबस है, हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए आपके यहां पे जो पढ़ाया जाएगा CSEET में कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ। कंपनी लॉ के अंदर पूरा कंपनी एक्ट है, पूरा नहीं है, वो मैं बताऊंगी कितना पढ़ना है। दूसरा हमारा यहां पे है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसी के साथ साथ यहां पे आपको पढ़ना है टॉर्ट, यहां आपको पढ़ना है भारतीय संविधान जिसे हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी के साथ साथ यहां पे पढ़ना है एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। मैं फिर से आपको गिनती करवाती हूं, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनी एक्ट भी बोल सकते हैं अभी तो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, टॉर्ट, एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कानून आपको यहां पे पढ़ने हैं। अगर इसमें से मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट लेवल पे फिर से एडवांस लेवल पे पढ़ना है। अगर मैं बात करूं टॉर्ट, नेक्स्ट लेवल पे फिर से पढ़ना है एडवांस लेवल पे। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर से पढ़ना है एडवांस लेवल पे। मैं बात करूं कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ तो यहां बेसिक है, एक्चुअल में कंपनी एक्ट आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव में, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए। टॉर्ट भी हमें आगे चल के पढ़ना है। इट मींस देखा जाए तो सारे कानून जो आपको यहां पर पढ़ने हैं, आपको अगले लेवल पर पढ़ने हैं, लेकिन यहां आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि वहां एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमें यह भी पता चल चुका है कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने एक्ट हैं। अब धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे जानना चाहेंगे कि ये बताइए, एक होता है कंपनी लॉ और एक होता है कंपनी एक्ट। क्या क्या बताया जरा बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। कंपनी लॉ और कंपनी एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एक्ट एंड अ कंपनी लॉ। बता सकते हैं कोई बच्चा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एक्ट एंड अ कंपनी लॉ। जैसे आप अभी छोटे से बच्चे हो और आप घर पे गए और आप पढ़ रहे हो कंपनी लॉ कंपनी एक्ट, किसी ने पूछ लिया ये बता इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कि अभी रुक यार पहला दिन ही तो हुआ है, कल बताऊंगी। तो कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। मैम बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। कंपनी एक्ट का दायरा, कंपनी लॉ का दायरा बहुत बड़ा है। लॉ का मतलब होता है नियम, लॉ का मतलब होता है कानून। अब नियम जो है, जो आपके नियम है वो कई तरीके से बनते हैं। एक तो एक्ट हमारे पास होते हैं पार्लियामेंट से। क्या पास होते हैं, पार्लियामेंट से। एक्ट कहां से पास होते हैं, पार्लियामेंट से। अगर सेंट्रल की बात करें पार्लियामेंट से, और स्टेट के हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इट मींस अगर हम बात करें तो एक्ट जो हमारे पारित होते हैं वो कहां से पास होते हैं, पार्लियामेंट से। क्या खाली एक्ट ही होता है, एक्ट के साथ साथ कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो अपने रेगुलेशंस बनाती हैं। क्या बोला मैंने, कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो क्या बनाती है, अपने रेगुलेशंस। फिर से बताइए क्या बोला मैंने, रेगुलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल सेबी, क्या बोला, सेबी। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो सेबी अपने सेबी के नियम को क्या बोला जाएगा, रेगुलेशंस। क्या बोला मैंने, रेगुलेशंस। तो रेगुलेटरी बॉडी क्या बनाती है, रेगुलेशंस। एक्ट कहां से पास होता है, पार्लियामेंट से। उसके अंदर क्या होते हैं, सेक्शंस। अगली बात सुनना, बहुत बड़ी मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि मैं सब सिखा के धीरे धीरे लेके चलती हूं। जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। फिर से सुनो, पार्लियामेंट जब कानून पारित करती है, एक्ट पास करती है, तो उसके अंदर कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। मैम हजम नहीं हो रही बात, दोबारा सुनो। मैंने कहा जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से एक्ट पास कराना इज नॉट एन इजी टास्क, इज नॉट एन इजी वे, इट टेक्स सम टाइम, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जैसे एक एक्ट पास हुआ, अब उस एक एक्ट की लाइफ हो सकती है 40 साल हो, उस एक्ट की लाइफ हो सकती है 50 साल हो। यस और नो, ये तो है नहीं कि आज एक्ट पास हुआ कल फिर एक्ट पास हो गया। तो पार्लियामेंट क्या करती है कि अपने एक्ट के अंदर कुछ पावर्स किसको दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मुद्दा उठता है क्यों, मैं बताती हूं आपको। जैसे मान के चलिए एक्ट के अंदर एक लिमिट लिखी जी 50 लाख, कितनी लिखी, अपर लिमिट दे दी, और उसमें लिख दिया
एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अपर लिमिट 50 लाख रख दी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख के नीचे नीचे कुछ भी लिमिट फिक्स कर सकती है, हो सकती है। अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख फिक्स कर दी, 2 लाख फिक्स कर दी, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 50 लाख। कितनी बताई मैंने? 50 लाख। तो 50 लाख तक पावर किसको दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाती है उसे बोलते हैं रूल्स। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ, क्या बोला? रूल्स। नंबर 1 इज रूल्स, नंबर 2 इज रेगुलेशंस, नंबर 3 इज सेक्शंस। कंपनी के ऊपर लगने वाला हर एक नियम जो कंपनी के ऊपर लागू होता है वो कंपनी लॉ में आता है। किस में आता है? कंपनी लॉ में आता है। एंड कंपनी एक्ट इज एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। Are you got the point? It means we can say that company law is a broader term and company act is a narrower term. आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वहां भी बेसिक क्लास होती है, वहां रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, वो सारी चीजें बड़े लेवल पे होती है, वहां सिखाई जाती है। आपके यहाँ उतना ज्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। फिर वापस आओ, हमने कहा जी 2 चीजें हैं, क्या क्या जरा बताओ? 1 इज अ कंपनी एक्ट एंड सेकेंड 1 इज अ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी एक्ट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। क्या बनाती है? रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल्स। एक्ट कहां से पास होता है? पार्लियामेंट। क्लियर होगी बात? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, आप मुझे आंसर देना। तभी तो मुझे 2-3 क्लास चाहिए आपको चीजें सिखाने के लिए। मैं चैप्टर कैसे पढ़ा दूं? मुझसे पढ़ाया ही नहीं जाएगा। अब सुनो मेरी एक बात सुनो। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल अब एक जरा समझना। मान के चलिए पुराना एक्ट कंपनी एक्ट 1956 था जिसके अंदर 620 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 620। ये आपकी नॉलेज के लिए है। अब पिक्चर में कौन सा एक्ट आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। टोटल 470 सेक्शन है। मान के चलिए अगस्त में जो है हमारा 2013 में एक्ट पास हुआ। अब वो लागू होगा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। क्या सारे सेक्शन एक साथ लागू कर दिए जाएंगे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? व्हाई? क्योंकि कॉर्पोरेट्स उतनी जल्दी अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सारे, जरूरी नहीं है कि एक्ट पास होते ही सारे सेक्शन एक साथ लागू किए जाएं। एक बात हमने कहा जी, एक्ट पास जिस ईयर में होता है जरूरी नहीं सारे सेक्शन क्या बोला मैंने? उसी टाइम इफेक्टिव हो। सेक्शंस पार्ट में हो सकते हैं, सेक्शन नेक्स्ट ईयर इफेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि जिस साल एक्ट पास हुआ उसी साल आपको लागू करना है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूं, अभी जो 3 एक्ट है वो 2023 में पास हुए और लागू कब से हुए? 2024 से। तो अब 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए कंपनीज एक्ट 2013 है। क्या बताया मैंने? जरा बताना। कंपनीज एक्ट 2013 है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 है तो ये जो एक्ट 2013 है, ये 2 चीजें इसमें आ जाती है। मैं सिखाती हूं आपको 1 मिनट के लिए। अब ये एक्ट 2013 जो है ये कैसे होता है थोड़ा सा समझते हैं यहां पे। जैसे मान के चलिए हमने यहां पे एक एग्जाम्पल दिया, मान के चलिए हमने कहा जी कंपनी एक्ट 2013 है ना? कंपनीज एक्ट 2013। इट मींस अब देखिए ये जो 2013 में एक्ट क्या हुआ है? क्या हुआ जरा बताना? एक्ट पास हुआ है, लेकिन एक्ट को पास करने की भी जर्नी होती है। एक्ट को पास करने की क्या होती है बच्चों? जर्नी होती है। सबसे पहले होता है बिल। सबसे पहले होता है क्या? और बिल की जाती है ड्राफ्टिंग। बिल की क्या की जाती है जरा बताना? बिल की जाती है ड्राफ्टिंग, और उसके बाद ड्राफ्टिंग करने के लिए बनाई जाती है कमेटी। ड्राफ्टिंग के लिए क्या बनाई जाती है जरा बताना? कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या होता है? बिल को ड्राफ्ट करना, और उसके बाद बिल को पास करने के लिए भेजा जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और यहां से पास होने के बाद चले 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 किसके पास? जल्दी बताओ किसके पास जाएंगे? यहां से जाएंगे, फिर हम जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बिल के ऊपर करते हैं साइन। बिल के ऊपर क्या किए जाएंगे? साइन। दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। गॉट द पॉइंट? जिस ईयर में एक्ट पास होता है वही ईयर एक्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है मैम? सच्ची? जी हाँ मुच्ची। अब बताइए, जैसे हमने कहा कंपनीज एक्ट 2013, इट मींस एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? 2013। क्या उसी दिन से लागू कर दिया? जरूरी नहीं है।
हो सकता है उसके सम ऑफ द सेक्शंस एप्लीकेबल क्यों, हो सकता है कुछ सेक्शन अगले साल एप्लीकेबल क्यों, हो सकता है उससे आधे सेक्शन नेक्स्ट ईयर लागू किए हो, 2016 तक सेक्शन लागू हुए। अभी बहुत सारी चीजें तो मैं आपको नहीं एक साथ बता सकती क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है। आप अभी शुरू कर रहे हो तो मुझे आप ही के साथ साथ चलना है, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहां पे एक बात तो साफ हो गई है, किसी भी एक्ट के लास्ट में जो ईयर ऐड होता है उस ईयर में एक्ट पास होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं? लो जी, अब मैं आपको फंसा देती हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, मैं यहां पे एक एक्ट का नाम लिखती हूं, मुझे बताओ जी, कुछ एक्ट तो ऐसे भी हैं जो दो हमारे 1956 से पहले है, 1950 से पहले। कुछ एक्ट ऐसे मिलेंगे जो देश आजाद होने से पहले है मैम, सच्चू में? हाँ जी, जैसे नाम बताती हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोला मैंने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। अब जी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो घर पे कंपनी एक्ट 2013, आप पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपसे आपके छोटे सिस्टर ने पूछा, दीदी ये जो 2013 एक्ट है कैसे पास हुआ? आपने फटाफट बोला इसका बड़ा आसान तरीका, सबसे पहले बिल होता है, बिल की ड्राफ्टिंग होती है एंड ड्राफ्टिंग करती है कमेटी, बिल पास होता है, 2 हाउसेस होते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाता है। आप हीरो बन गए। आपकी सिस्टर ने कहा, यू आर सो ब्रिलियंट दीदी एंड डूइंग सीएस एक्चुअली, यू नो। अच्छा, तो दीदी ये जो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये कैसे पास हुआ? ये कैसे पास हुआ बताओ? अभी तो पार्लियामेंट है, 2 हाउसेस हैं, बट व्हाट अबाउट जो पहले एक्ट पास होते थे वो कैसे पास होते थे? बोलो बोलो, पूछ सकती है क्वेश्चन? क्या पूछा जा सकता है? यहां आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। कोर्स बहुत मजेदार है, प्रोवाइडेड आप उसकी गहराई तक जाओ, उसे समझो, उसे फील करो, एंजॉय करो। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने कहा जी मैंने तो बता दिया जो एक्ट कैसे पास होता है, मैंने तरीका बता दिया। व्हाट अबाउट जब हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ उससे पहले के कानून का क्या हुआ जी? और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें क्यों पढ़े? वो तो पहले के कानून है, हम तो नहीं उन्हें पढ़ते, हम तो अपने पढ़ेंगे नए वाले। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लाई वाले बच्चे, दिल्ली, मुंबई, आगरा, यस। नजफगढ़, हाँ जी, नजफगढ़, मेहरौली, हेलो, आ जाइए बच्चों, जवाब दो जरा। क्या है आपके पास कोई जवाब? मैंने कहा कुछ कानून ऐसे जो हमारे देश आजाद होने से पहले के, पहली बात वो कैसे पास होते थे और हम उन्हें क्यों पढ़े? हम उन्हें क्यों पढ़े? तो मैं आपको जवाब देती हूं, मेरे पास यस का जवाब। जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट है, इसी तरीके से पहले गवर्नर होते थे। क्या बोला मैंने? गवर्नर। और पहले होती थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, आईएलसी जिसे बोलते हैं, और पहले गवर्नर रूल चलता था, तो उसके थ्रू एक्ट पास होते थे। अब दूसरा क्वेश्चन, तो मैम ये बताओ, हम पुराने एक्ट हम क्यों पढ़े? हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने कुछ कानून को एज इट इज अडॉप्ट किया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हम बड़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 1, देश का सेपरेशन सही नहीं हुआ, वहां लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी हो गई, आजाद भी हो गई, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो पाए, डिस्प्यूट हो गया, आपस में डिस्प्यूट हो गया देश में, देश का बंटवारा। यस और नो? एक ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, भाई साहब अंग्रेजों ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, सब लूट के ले गए, और उस समय जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको स्कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज रहे थे, एजुकेशन की दिक्कत। तीसरी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिस्प्यूट, किस किस चीज से लड़े? तो यहां कहा भैया पहले संभलो, बिजनेस की, व्यापार की बातें करेंगे, पहले देश को तो संभाल ले। यस और नो? तो उस समय क्या किया गया, कुछ कानून ऐसे थे जो एज इट इज अडॉप्ट किए, एज इट इज एक्ट को अडॉप्ट कर लिया, जो आज तक भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपका सिलेबस है, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, और तमाम ऐसे कानून हैं जो आज भी हम पुराने ही पढ़ रहे हैं। अब यहां पे मुद्दा ये उठता है, तो मैं फिर कोई भी कानून पास नहीं किया, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर योर गुड नॉलेज।
हमने कहा देखो सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंसान को जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान। हमारे देश के अंदर 1955 में कानून पारित हुआ और कानून का नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या था? इसेंशियल कमोडिटी किसे बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द इसेंशियल कमोडिटी? Essential commodity which is essential for a living, for a survival as a human being. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप जम्मू एंड कश्मीर घूमने गए, जम्मू में गए, वहां आपको चाय पीनी थी, चाय आई फीकी, आप कहेंगे तो चाय फीकी, चीनी लेके आओ। कह रहे जी एक चीनी बिना चीनी की चाय 10 रुपए की और चीनी वाली चाय 100 रुपए की है। आपको आएगा उससे पागल है क्या? 100 रुपए की चीनी वाली चाय और बिना चीनी की 10 रुपए की चाय, तो चीनी लेके आ। तो वो चीनी लेके आया, एक दाना 10 रुपए, दूसरा दाना 20 रुपए। कह रहे भाई क्या नाटक है ये? कह रहे जी प्रॉब्लम समझो, हमारे यहाँ पे चीनी होती नहीं है, चीनी होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे लोग हैं वो हमें देते नहीं है और बहुत महंगी देते हैं, बताओ हम क्या करें? ऐसी प्रॉब्लम है कि हाँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमने कहा भाई देश हमारा एक है और पूरा देश एक तरीके से काम चलेगा, पार्शलिटी नहीं चलेगी कि किसी के चीनी होती है, किसी के गन्ना ज्यादा चीनी हो रही है तो फिर वो चीनी वहां पे 500 रुपए किलो बेचेंगे, अपने यहाँ 40 रुपए किलो बेचेंगे। किसी प्रदेश में चावल ज्यादा होता है तो वो अपने यहाँ पे 20 रुपए किलो बेचेंगे, दूसरों के यहाँ 200 रुपए किलो देंगे। ये पार्शलिटी नहीं चलेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, एट अ फेयर एंड Are you got the point everybody? उस समय एक एक्ट पास हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। क्या बात समझ में आई? अब मुद्दा ये उठता है, फिर दोबारा से वापस आते हैं। हमने कहा जी हमारे पास एम्पल टाइम है चीजों को सीखने का, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है चीजों को सीखने का। आप बहुत अच्छी तरीके से बेस क्लियर करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि नवंबर अभी दिल्ली बहुत दूर है और सिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है ताकि आपका बेस क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि अभी जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज अ कंपनीज एक्ट और अ कंपनी लॉ। बोलिए कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ? कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। चलिए जी एक्ट वेक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले खाली कंपनी का मीनिंग समझते हैं भाई और बहनों। कंपनी का खाली मीनिंग कहते हैं जी कंपनी जो है ना, कंपनी जो है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। लेकिन उससे पहले उन सब चीजों को बताने से पहले, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या बोला इन्होंने? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कहां लिखा हुआ है? बता सकता है कोई बच्चा ये कहां पर लिखा हुआ है? ये डेफिनेशन है बच्चों, और ये जो डेफिनेशन है, ये हमारी जो डेफिनेशन दी गई है ये कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है। लेकिन अभी आप कंपनीज एक्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल, अभी आप कंपनी एक्ट भी नहीं पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो? उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूं। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम वो भी नहीं पढ़ सकते। जब तक आपका इसका बेसिक पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बताती हूं आपको जरा। देखिए बच्चों, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलना है।
अब हमने वहां पे लॉ का मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर लिया, लेकिन अभी हम एक्ट भी नहीं पढ़ सकते, अभी इससे भी ज्यादा जीरो बेसिक हमें समझना है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कंपनी समझेंगे। सिंपल मीनिंग, मीनिंग ऑफ कंपनी। इन्होंने कहा कंपनी का मतलब क्या है, तो जरा बताना कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। इट मीन्स अपना सपना मनी। क्या बोला मैंने, अपना सपना मनी है। हाँ, तो मुद्दा ये उठता है, इन्होंने देखो अब एक लाइन को इसमें ना यहाँ पे जो पढ़ने का डिफरेंस है ना वो ये है कि यहां पर एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और एक एक शब्द की कीमत है यहां पे, क्योंकि एक कानून है, फांसी हो सकती है या फांसी होगी, दोनों बातों में बहुत अंतर है। नहीं समझ रहे हो बात? तो यहां पे अगर मजा आए तो एक बार वाह वाह जरूर करना। आपको एक शायरी सुनाते हो, सुनोगे? मैम हम पढ़ने आए, मैम हमारा हो रहा है दिमाग खराब। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। शब्द शब्द करी सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। तो वहां कर दो, इरशाद बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। हमने कहा कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी इज एन एसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द एसोसिएट्स? एसोसिएशन किसे बोलते हैं, एसोसिएट किसे बोलते हैं? एकत्रित होना, इकट्ठे होना, एक साथ होना, एकजुट होना। यस और नो? ओके, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। आगे फिर एक वचन है, बहुवचन। ओ भैया ये तो बहुवचन कह रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। लोग एकत्रित होना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको क्या कमाना है? इनको प्रॉफिट कमाना है, इनको प्रॉफिट कमाना है। आर यू गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, हमने कहा पर्सन का मतलब क्या। अभी तक आपने पर्सन का मतलब क्या समझा कि मैं पर्सन, आप पर्सन, ये पर्सन, वो पर्सन। ओ भैया इधर सुनो, ये कानून की पढ़ाई है, यहां पर्सन का मतलब कुछ और भी है? हाँ, पर्सन इज ऑफ टू टाइप्स। सच में मैम? हाँ, यहां दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक मैं पर्सन, तू पर्सन, ये पर्सन, वो पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो दिखता ही नहीं है, जिसको हम टच ही नहीं कर सकते। मैम जी ये पर्सन जरूर बताओ। ओ भैया इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। क्या बोलते हैं इसे जरा बताना? आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ है। हाँ, कुछ ऐसे पर्सन है जिनका जन्म कैसे होगा तो डेथ भी कैसे होगी। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। हमारे आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहती हूं, कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बात तो फैक्ट है ना। नेचुरल पर्सन तो नहीं है, तो कंपनी का बर्थ कैसे होगा? बाय लॉ। कंपनी का बर्थ कैसे होगा? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बताइए पर्सन कितने तरीके के होते हैं? दो। वन इज सेकेंड वन इज artificial person. Natural person is a human being, and what I mean by the artificial person, it may be firms, it may be companies, it may be trust, it may be LLP. ये LLP भी हो सकती है, हो सकता है LLP आज से पहले आपने नहीं सुना हो, पढ़ोगे आप। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया, हमने कहा मैम जी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी। मैंने छोटा सी एक लाइन बोली, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब मुद्दा ये उठता है, मैम एक बात बताओ, जैसे आपने ये बोला है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट, तो पर्सन जो है यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, वन इज ए नेचुरल पर्सन, सेकंड वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैम दोनों एकजुट होंगे क्या? हाँ बिल्कुल एक साथ हो सकते हैं। अब हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में समझेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरीके से होते हैं, मतलब इसे छोड़ दो, ये बहुत समझ में नहीं आता, आसान चीजें समझो। बिजनेस करने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? बिजनेस करने के दो रास्ते हैं। एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। क्या क्या बताया जरा बताना। बिजनेस करने के दो रास्ते हैं, एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। मैम रास्ता नंबर 1 क्या है? मैंने कहा अगर रास्ता नंबर 1 फॉलो करना है तो बिजनेस का बर्थ कैसे होगा? लॉ से। तो बिजनेस की डेथ भी कैसे होगी?
लॉ से। चारों तरफ क्या होगा? लॉ ही लॉ होगा, आपके हिसाब से कोई भी काम नहीं चलेगा। दैट इज नॉन एज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या बोला मैंने? इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरल मतलब कानून से लिपटा हुआ है। दूसरा रास्ता सुनो भाई बहनों, मेरा और आपका क्या नाम है दीदी? मतलब क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी और मैंने डिसाइड किया कि हम कोई बिजनेस करते हैं। ओके ठीक है खुशी, अब हमारा आज मन करा, हमने कल तुम्हें सबको बुला लिया, नीचे देखो दुकान खोल ली, आम के पत्ते लगा रखे हैं, चाय बनवाई, लड्डू मंगवाए, समोसे मंगवाए, आप सबको बुलाया, शटर ओपन किया, लो भाई लड्डू खाओ, दुकान खोल दी, लड्डू 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 लड्डू, काम स्टार्ट हो गया, टेंशन फ्री। यस और नो? दिस इज रास्ता नंबर 2। ये रास्ता नंबर 2 है। यहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं लेकिन कम होती हैं, और सिंपल भाषा में बोलूं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में फॉर्मेलिटीज ही फॉर्मेलिटीज होती हैं। यस और नो? तो इट मींस अब हम देखते हैं जरा ये इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जो कानून से पैदा होगा, कानून से चलेगा, कानून के हिसाब से बंद होगा। सिंपल भाषा समझ में आ रही है? और टेक्निकल भाषा में इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ, रन एज पर लॉ, वाइंड अप एज पर लॉ, ये है इंग्लिश मतलब टेक्निकल लैंग्वेज। सो वी कैन सी दैट कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि यहां पे जो आपकी एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टेंस आती है लेजिस्लेशन से, लॉ से। ठीक है, अब यहां पे 2 तरीके हैं, अब सुनना बच्चों ध्यान से। यहां से निकल के आएगा आपका कंपनी एक्ट, अभी तो कंपनी एक्ट आया ही नहीं है, एक्ट से बिजनेस करते हैं किसमें? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब यहां पे 2 रास्ते हैं, या तो कंपनीज एक्ट या फिर सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। 2 चीजें मैंने क्या बोली? वन इज अ कंपनीज एक्ट एंड सेकेंड वन इज अ सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। मैम एक बार और बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल 100 के 100% बिल्कुल बता सकते हैं। हमने कहा एक तो है आपका कंपनी एक्ट और दूसरा क्या है बच्चों? सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। मतलब आप क्या कर सकते हो? सेपरेट एक्ट पास करा सकते हो, किससे? पार्लियामेंट से। अब जो कंपनीज है वो किसके तहत चलती हैं? जो जितनी भी कंपनीज है वो किसके तहत चलेंगी जरा बताना। ये देखो, अब यहां पे देखो, हमने कहा भैया जी के क्या कि भैया जी 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। जल्दी बताओ, 1 इज रास्ता नंबर 1, सेकेंड 1 इज रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 क्या कहता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, और रास्ता नंबर 2 क्या कहता है? अनइनकॉर्पोरेटेड। रास्ता नंबर 1 में जो बर्थ होता है वो कैसे होता है? लॉ से, और डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। और इनकॉर्पोरेटेड में हमारी मर्जी है। यस और नो? तो आप देखो, रास्ता नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। रास्ता नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, क्या क्या जरा बताना। एक तो है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरे क्या है जरा बताना? सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। है मैम? हाँ। रास्ता नंबर 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से चलता है। वो कानून या तो हो सकता है कंपनीज एक्ट 2013 या हो सकता है सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्लियर? ऑल क्लियर? अब सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट मैम, हमारा बिजनेस करने का मन कर रहा है और हम चाहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन फॉर्म में, मैम बिजनेस करो, चलो मैम पार्लियामेंट चले गया, एक्ट पास कराना हो जाएगा। ओ भैया इतना आसान काम नहीं है, ये बड़े मुश्किल भरा काम है, अच्छों से ये काम नहीं हो पाता। इसके लिए जब भी कोई सेपरेट एक्ट पास करा जाता है तो उसके पीछे बोला जाता है भाई करना क्या चाहते हो, कि जी हम समाज के लिए कुछ इतने अच्छे काम करेंगे जिससे समाज का फायदा होगा। ICSI, ICAI, LIC आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जिन्होंने सेपरेट एक्ट पास करा रखा है। किससे? पार्लियामेंट से। किससे पास करा रखा है? पार्लियामेंट से। और इनको क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट मींस ICAI, ICSI, LIC, ICMI are various institutions who pass their separate act passed by parliament is known as statutory corporation. No need to follow the company act. आपको company act follow करने की जरूरत, if you are concerning about Tata, Reliance and other companies, वो किसके के तहत बिजनेस करती है? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब उन्होंने अपना इनकॉर्पोरेशन किसके हिसाब से किया? कंपनीज एक्ट 2013।
योर सिलेबस इज कंपनीज एक्ट 2013। आपका जो सिलेबस है वो मुझे ये पढ़ाना है, लेकिन ये कितने बाद में आया निकल के, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं शुरू से ही आपको पढ़ाती कंपनी एक्ट 2013, आपको कभी नहीं पता चलता कि इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होता है, क्या कहानी होती है। अब जरा एक कहानी सुनो बच्चों। बात ऐसी है, एक बच्ची नई नई CSEET ज्वाइन करी और अड़ोसी पड़ोसी को सबको बता दिया जी मैं CS कर रही हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो लक्ष्मी नगर आ रही है और उनको जो इंस्टीट्यूट से बुक मिली, ICSI से बुक मिलती है, तो उनके पीछे लिखा रहता है, ऊपर भी लिखा रहता है, क्या जरा मैं दिखाती हूँ। और हमारे ऐसे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए और उनको तमाम चीजें पता होनी चाहिए, तमाम चीजें। मैं चाहती हूं कि उसको ऐसी कोई चीज ना हो जो उनको नहीं पता हो। अब जरा मैं आपके सामने एक चीज रखती हूं। मैम खाने की है क्या? नहीं, पीने की है। ये देखो, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ो, शॉर्टकट ये हुई। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इन परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट इन पार्लियामेंट वर्किंग अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ MCA। ठीक है, अब यही सेम एज इट इज बुक्स पे लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, खुशी निकली घर से, खुशी निकली घर से, अपनी किताब लेके निकली। सुनो बच्चों ध्यान से, मुझे देखो बेटा, मुझे, खुशी को मत देखो। अब सुनो, खुशी निकली घर से अपनी किताब लेके और भाई एक छोटा सा इत्तू सा पर्स ले लिया, इत्तू सा, उसमें कुछ नहीं है, बस पैसे और फोन है, वो साइड में। बुक लेके निकली बड़ी स्टाइल में, ऐसे ऐसे करके जा रही है, बुक को ऐसे रख रखा है ऐसे। अब क्या हुआ कि वो ना मेट्रो में जाके बैठी है, बुक ऐसे ही है, अभी भी मेट्रो में बैठी तो बुक ऐसे रख ली। अब बराबर में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा, जैसे आदत होती है जनरली बात करने की, बेटा आप क्या कर रहे हो, आपका क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरा नाम है खुशी। ओके, आप क्या कर रहे हो बेटा? अंकल मैं कर रही हूँ CS एक बैच कोर्स होता है, कॉमर्स में 3 कोर्स होते हैं, CS CMA, आई एम डूइंग CS, टॉप क्लास कोर्स है, करने के बाद बहुत अच्छी जॉब लगती है, कंप्लायंस ऑफिसर बनूंगी और पता मुझे गाड़ी लेने है, गाड़ी छोड़ने की, बस ये बात मत बोल देना। कॉल सेंटर वालों को लेने आती है, कॉल सेंटर वालों को छोड़ने, बस यही मत बोल देना, ठीक है। अब भैया जी, और मेरी सैलरी की कम से कम स्टार्ट होगी 60 to 70,000 रुपीज। ओके, ओ भाई साहब, अंकल हो गया फेल। अंकल ने कहा बेटा तू कोर्स तो बड़ा बढ़िया कर रही है, अच्छा बड़ी अच्छी किताब ले रही है। अंकल देखो ये मेरी बुक है, दिस इज कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है अंकल। अच्छा, तो बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं अंकल किताब के अंदर सब कुछ पता है, बाहर का मुझे कुछ नहीं पता, अंदर कुछ भी पूछ लो। तो इसीलिए कई बार हवाबाजी जो है वो खराब हो जाती है, इसीलिए हमें बेस स्ट्रांग करना है। हम वही वाले डॉक्टर बनने हैं, 1 या 2 गोली वाले, हम तुक्के वाले डॉक्टर हैं, नहीं बनना चाहते। मैं चाहूं तो CSEET को नहीं पढ़ाऊं, मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ाती हूँ, प्रोफेशनल पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे सिर दर्द हो जाता है जब मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ाती हूँ बच्चों को, जो बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़े हुए, पास हो गए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ एक ही बार मेहनत कर लूँ, अगली बार उनके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं, क्योंकि वहां एडवांस है, ये बेसिक है। अब बच्चों का बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होता, तो पहले बेसिक स्ट्रांग करो फिर एडवांस पढ़ाओ, तो डबल मेहनत लगती है। तो इट्स बेटर, मुझे ऐसा लगता है क्यों ना बच्चों को 0 से उठाया जाए, तो 0 to हीरो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए जी भाई और बहनों, जितनी तुमने फीस दी है ना उतना तो मैंने तुम्हें अभी बढ़ा दिया है। अब देखिए, रास्ता, 2 रास्ते हैं बिजनेस करने के, एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। हमने कहा ये बताइए ये रास्ता नंबर 1 में क्या होने वाला है? रास्ता नंबर 1 में क्या होने वाला है कि भाई सब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1 सेपरेट लीगल एंटिटी, फीचर नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटी, फीचर नंबर 3 एंड इज अ नेगेटिव पॉइंट इज व्रैप्ड बाय लॉ। एंड व्रैप्ड बाय लॉ कि हाँ कि सांस पिलेगा लॉ के हिसाब से, और इसके अंदर होंगी मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या बोला मैंने? मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर। अब मेरी बात सुनो जरा, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यार से सुनना। एक बच्चे ने चिंटू ने कहा घर में, पापा कि हाँ पापा बिजनेस करना चाहता हूं। है बिजनेस करना? हाँ पापा बिजनेस करना चाहता हूं, पर पापा बिजनेस से नहीं, बिजनेस के फेल होने से डर लगता है।
जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना कि हमें चाटे से नहीं प्यार से डर लगता है, ऐसे उसे बिजनेस से नहीं, बिजनेस के फेल होने से डर लगता है पापा कि बेटा एक काम कर, तू बिजनेस करना है कि करना है, कि क्या डर लगता है कि पापा अगर मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस करा और बिजनेस में 2 लाख के नुकसान हो गए तो मुझे घर से देने पड़ जाएंगे। यस और नो, यही सुना होगा आपने कि बिजनेस सब करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, है ना। अगर हमारे प्रॉफिट्स होते हैं तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉसेस हुए तो घर का सामान भी, है ना। चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब हमने कहा भाई तू टेंशन ना ले, तू ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो भी तेरा और लॉसेस होगा तो तेरा नहीं। तू करेगा, तेरे बच्चे करेंगे, बच्चों के बच्चे करेंगे और बच्चों के बच्चे भी करेंगे। ऐसा जुगाड़ बताते तुझे कि ऐसा जुगाड़ कि हाँ ये होता है भाई साहब सेपरेट लीगल एंटिटी। आप और आपका बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी है। अगर भविष्य में कंपनी को लॉसेस हो जाएंगे तो आपकी पर्सनल एसेट्स उसके लिए लायबल नहीं होंगी। आपने अगर कंपनी में 1 लाख के शेयर लिए, यू आर लायबल ओनली फॉर ₹1 लाख, यू आर नॉट लायबल द एंटायर लॉसेस ऑफ द कंपनी। दिस इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की एक खास पहचान होती है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉस से तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉस से कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे। तो ये बताइए कंपनी के फॉर्म में जो बिजनेस किया जाता है बच्चे करेंगे, ये सर आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, बच्चों के बच्चे करेंगे और बच्चों के बच्चे करेंगे। इट मींस कंपनी का ये सबसे बड़ा फायदा है। लाला जी दुकान पर बैठते हैं, आपने अभी तक सुना होगा लाला जी ने केला खाया, केला खाकर छिलका गिरा। सुनिए, लाला जी दुकान पर बैठते हैं, लाला जी को हो गया बुखार, दुकान हो गई बंद। बुखार हुआ सही, दुकान खुल गई। लाला जी दुनिया में नहीं रहे, दुकान भी दुनिया में नहीं रही। इट मींस ये क्या है? ये भाई साहब सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पे वन मैन पे ही डिपेंड है। गॉट द पॉइंट? अब देखिए, इट मींस अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करें, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, wrapped बाय लॉ, और यहां पे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में सबसे बड़ा फायदा है चाय पिलाओ बिजनेस स्टार्ट करो, लेस लीगल फॉर्मेलिटी, लेस लीगल फॉर्मेलिटी। एग्रीमेंट से बनता है, पार्टनरशिप इज अ परफेक्ट एग्जांपल। एग्रीमेंट साइन करो, पार्टनरशिप डीड तो पढ़ी होगी, पढ़ाई किया है तुमने क्लास 12 में, शेयर कैपिटल और पार्टनरशिप दो चीज तो पढ़ी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट साल में 2 बार ही पढ़ा होगा एग्जाम टाइम पे, रेशियो एनालिसिस 2 बार पढ़ा है, पूरे साल अकाउंट्स में आपने शेयर कैपिटल और उसी के साथ पार्टनरशिप, जो समझ में अभी तक भी नहीं आई, है ना। प्रो राइट अलॉटमेंट जब भी आते थे तो फंसी जाते थे, यस और नो। खैर कोई बात नहीं, सब पता है मुझे, मैंने भी तो 12th पास करी है, थोड़ी ना 10वीं फेल 12वीं करे, है या सीधा CS करे। है कोई ऐसा यहाँ पे कि 10वीं फेल सीधा CS? पोस्टर लगे रहते हैं ना बाजार में, आपने देखा होगा पोस्टर लगा हुआ, 10वीं फेल ना हो निराश, सीधा करें CS। ऐसे वाले तो नहीं है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इट मींस अगर हम बात करें यहां पे आपकी पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा नुकसान होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसका एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जा रही हूं और अगली डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं अब हम। और डेफिनेशन है बच्चों कंपनी की। डेफिनेशन किसकी है? कंपनी की। मैम अभी तक क्या था? बेसिक था भाई, जीरो बेसिक था, अभी जीरो बेसिक ही चलेगा। जब भी कभी एक्ट की बात करते हैं उसके अंदर स्टैट्यूट्स पे डिफाइन होते हैं, सेक्शंस पे डिफाइन होते हैं, हर चीज डिफाइन होती है एज पर दफा दिस, सेक्शन दिस, सेक्शन दिस। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 20। मैम ये अपने बस की बात नहीं, याद नहीं होंगे। मैंने कहा याद होंगे, पढ़ का रहे हो बेस्ट CS कोचिंग में, याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे। सुनो, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 2। कहां डिफाइन है? सेक्शन 2। जब भी कभी मैं आपसे बोलूं डेफिनेशन, आप समझ जाना सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। अब देखो कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद करोगे? कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? जीरो से हीरो बनने के लिए। जीरो टू हीरो तो 20, हाँ हो गया ना याद? वाओ, इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद किया? कोई भी कंपनी क्यों बनाता है? जीरो से हीरो बनने के लिए। तो जीरो टू हीरो तो 20। क्लियर होगी बात? तो इट इज डिफाइंड। डेफिनेशन जैसी मैं बोलूं आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए सेक्शन नंबर 2 और उसके बाद 20। तो
तो 20 में क्या डिफाइन हुई? कंपनी। अब देखो आगे सुनो, अगली डेफिनेशन सुनो, अभी बस इसे पढ़ेंगे बाद में, अगली डेफिनेशन ये आपको कॉन्फिडेंस दिलवाती हूं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो सेक्शन 2 क्लॉज 41 में है डिफाइन। कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 41। 2 तो कॉमन है, डेफिनेशन सारे 2 में है, याद क्या करना है? 41। अच्छा 41 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 41। एकता लाने के लिए आया है। फाइनेंशियली स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल कम्स टू एंड ऑन 31 ऑफ मार्च। किसके लिए आया? एकता के लिए। और एकता से ये क्या बनता है? 41। तो सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर हो गया। अच्छा फाइनेंशियल ईयर में क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तभी तो फाइनेंशियल ईयर होगा। तो 41 से पहले क्या आता है? 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 40। क्लियर हो गया? सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 41 फाइनेंशियल ईयर। 41 के बाद क्या आता है? 42 फॉरेन कंपनी डिफाइन है, फॉरेन कंपनी। दूसरी टेक्निक सुनो, 42 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 42। बया प्लस इंग्लिश, बया प्लस इंग्लिश। अंग्रेज बया कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे यहाँ कंपनी बनाना चाहते हैं। हमने कहा आ जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सेक्शन 2 क्लॉज 42 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिवाइंड करो, दिमाग को तेज चलाना है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइन है? कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर 41। 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 42 में फॉरेन कंपनी। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। 123 में डिविडेंड है, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। तो इट मीन इस तरीके से हमें सेक्शंस पढ़ने हैं। आज का लेक्चर तो हमारा यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो अभी हमारी जीरो बेसिक क्लास चलेगी। और अभी हम कुछ टाइम तक जीरो बेसिक तक ही पढ़ेंगे, जीरो बेसिक ही अभी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी हमारे बेसिक सेशंस ही चलेंगे, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं हो जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो हम पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, टुडे इज द इंट्रो क्लास और अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। मतलब 3 लेक्चर बेसिक और उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, लाइव वाले बच्चे क्या हाल चाल है? मैम वही अड्डी वही खाल है। ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट? ओके ठीक है बेटा।